सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों से सीधे लड़ाई के द्वारा ही आज़ादी प्राप्त करना उचित समझा। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय सेना यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। उनका जन्म 23 जनवरी 1997 को हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक वकील थे। सुभाष को पढ़ने के लिए कलकत्ता के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में भर्ती किया गया, जहां वे आरंभ से ही एक कुशाग्र बुद्धि के छात्र के रूप में पहचाने जाने लगे। चूंकि यूरोपियन स्कूल में बंगाली भाषा नहीं पढ़ाई जाती थी, सुभाष ने राविन शाह कॉलेज में दाखिला लिया। यहीं पर उनमें राष्ट्रीयता के प्रति लगाव जागृत हुआ। सुभाष ने 15 वर्ष की आयु में ही स्वामी विवेकानंद के उपदेशों को पढ़ा, जो आगे चलकर उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। स्वामी विवेकानंद ही सुभाष के लिए स्फूर्तिदायक थे। सुभाष योग साधना करते थे। उन्होंने किसी गुरु से अपने अंतर्मन की शांति के लिए दीक्षा लेने का निर्णय किया। वे मैट्रिक की परीक्षा में पूरे विश्वविद्यालय में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। उसके बाद वे कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में आगे की पढ़ाई के लिए भर्ती हुए। कॉलेज में पढ़ते हुए भी सुभाष गुरु को खोजते रहे। कॉलेज में अंग्रेजी विद्यार्थी और भारतीय विद्यार्थियों में भेदभाव किया जाता था, जो सुभाष को पसंद नहीं आया। कॉलेज के छात्रों ने सुभाष के नेतृत्व में कॉलेज प्रिंसिपल जेम्स से इस बात की शिकायत की। जब प्रिंसिपल ने छात्रों की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो छात्रों ने हड़ताल करना शुरू कर दिया। 3 दिनों तक हड़ताल करने के बाद जब शिक्षकों ने अपने आचरण के लिए माफी मांगी, तब जाकर छात्रों ने हड़ताल वापस ली। एक बार ऑटन नाम के प्रोफेसर ने एक विद्यार्थी को पीटा। विद्यार्थी ने भी बदले में प्रोफेसर को पीटा। इस घटना के पीछे सुभाष का हाथ होने के शक यानी संदेह पर सुभाष को कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया, यानी निकाल दिया गया। इसके बाद सुभाष अपने माता पिता के पास कटक चले गए, जहां उन्होंने कई प्रकार के समाज सेवा कार्यक्रमों में भाग लिया, जिससे सामान्य जनों में उनका काफी नाम हुआ। बाद में सुभाष कटक के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में भर्ती हो गए। वहां उन्होंने सैनिक शिक्षण कार्यक्रम में अपना नाम दर्ज करवाया। सुभाष को यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया। शिक्षकों को भी सुभाष का क्रम शिक्षण से रहना बहुत अच्छा लगा। एक बार प्रोफेसर ऑटन किसी कार्यवश कटक के इस कॉलेज में आए। वहां सुभाष को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने वहां के शिक्षकों से सुभाष के बारे में पूछताछ की और सुभाष को सैनिक शिक्षण में कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द कॉर्प्स की पदोन्नति दी। सुभाष ने 22 साल की उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय से डिग्री यानी उपाधि की शिक्षा पूरी की। उसके कुछ समय के बाद वे इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुए, लेकिन उन्होंने अपने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद सुभाष का परिचय गांधी जी से हुआ। गांधी जी उस समय देश में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। सुभाष और गांधी जी के विचार आपस में बिल्कुल नहीं मिलते थे। गांधी जी ने सुभाष को कलकत्ता के चित्तरंजन दास से मिलने को कहा। उन दिनों चित्तरंजन दास कलकत्ता के माने हुए नेता थे। सुभाष जब उनसे मिले तो उन्होंने तुरंत सुभाष को नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त किया, लेकिन कुछ ही समय बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सरकार विरोधी गतिविधियों के जुर्म में पहली बार 6 महीनों के लिए जेल भेज दिया। सुभाष उधर जेल में थे और इधर देशबंधु यानी चित्तरंजन दास ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। अप्रैल सन 1924 में हुए कलकत्ता कॉरपोरेशन के चुनावों में स्वराज्य पार्टी की सभी जगहों में जीत हुई। चित्तरंजन दास कलकत्ता के मेयर बने और सुभाष चीफ एग्जीक्यूटिव के पद पर नियुक्त किए गए। चित्तरंजन दास ने कॉरपोरेशन के सभी कर्मचारियों को खादी के कपड़े पहनवाने की व्यवस्था की
और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा कि सभी लोगों को खादी के बारे में जानकारी हो। एक बार कलकत्ते में किसी विदेशी की हत्या कर दी गई थी। सुभाष को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। जेल में सुभाष का स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। उनके समर्थकों ने ब्रिटिश सरकार से मांग की कि उन्हें तुरंत छोड़ दिया जाए, परंतु सरकार ने उनके सामने यह शर्त रखी कि यदि छोड़ दिया जाए तो सुभाष को यह देश छोड़कर कहीं और जाकर रहना होगा। सुभाष ने यह शर्त स्वीकार नहीं की। कुछ समय बाद सुभाष को छोड़ दिया गया। उन्होंने निर्णय लिया कि डलहौजी में कुछ दिन विश्राम करना ठीक रहेगा। सन 1928 में सुभाष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। अधिवेशन के निर्वहन के लिए कार्यकर्ताओं का एक दल गठित किया गया। अधिवेशन के निर्वहन के लिए कार्यकर्ताओं का एक दल गठित किया गया। सुभाष उस दल के जनरल ऑफिसर इन कमांड थे। सरकार को उनकी गतिविधियों पर शक हुआ और सुभाष को उनके साथियों सहित गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1931 के कॉरपोरेशन के चुनावों में सुभाष मेयर के पद के लिए निर्वाचित हुए। इस पर लोगों ने सरकार से मांग की कि सुभाष को रिहा कर दिया जाए और वे छोड़ दिए गए। सुभाष ने कलकत्ता के मेयर का पदभार संभाला। सुभाष का उद्देश्य था कि आजादी के लिए लोग आंदोलन करें और इसके लिए उन्होंने एक जुलूस यानी प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसको सरकार ने स्वीकृति नहीं दी। जब प्रदर्शनकारी नहीं माने और प्रदर्शन जारी रहा तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी बरसाए। लाठीचार्ज में घायल हुए सुभाष को कुछ समय तक अस्पताल में भर्ती होकर स्वस्थ होना पड़ा। उसके बाद उन्होंने यूरोप के कई देशों का भ्रमण किया। वहां उन्होंने कई जगहों पर भारत में हो रहे स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में सुदीर्घ भाषण दिए। जब वे यूरोप में थे, उन्हें अपने पिता के बीमार होने की खबर मिली। उनको देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। फिर भी उन्होंने यहां आकर अपने बीमार पिता को देखने की कोशिश की, मगर जब उन्हें मार्ग मध्य में पिता के मर जाने की सूचना मिली तो वे वापस यूरोप चले गए। सन 1938 में सुभाष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। यद्यपि गांधीजी जैसे नर्मपंथी नेता सुभाष को उनके क्रांतिकारी विचारधारा के कारण नहीं चाहते थे, फिर भी सन 1939 में सुभाष अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। बाद में सुभाष ने जब देखा कि गांधीजी और उनके अपने आदर्शों में सारूप्यता नहीं है और कांग्रेस का आपस में बट जाना निश्चित है, तब उन्होंने द फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से एक अलग पार्टी की स्थापना की। सुभाष को फिर से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, जहां वे जेल से छूटने के लिए भूख हड़ताल करने लगे। जनता ने भी उनका साथ दिया और सरकार पर दबाव डाला कि उन्हें छोड़ दिया जाए। सरकार ने तो सुभाष को जेल से रिहा कर दिया, मगर उन्हें गृह निर्बंध में रखा गया। एक बार सुभाष मुस्लिम युवक का वेश धारण करके ब्रिटिश वालों के चंगुल से बचकर काबुल भाग गए और वहां से मॉस्को होते हुए बर्लिन जा पहुंचे। वहां उन्होंने जर्मनी के तानाशाह यानी नियंता हिटलर से मिलकर अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने में उनकी मदद मांगी। जल्दी ही सुभाष को इस बात का आभास हो गया कि जर्मनी और भारत में काफी दूरी होने के कारण जर्मनी मदद नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने जापान से मदद लेने का निर्णय लिया। वहां से 26 जनवरी सन 1943 को एक जापानी सबमरीन यानी पनडुब्बी, जिसे जलांतसगामी भी कहा जाता है, में बैठकर वे टोक्यो पहुंचे। वहां से वे सिंगापुर जाकर रासबिहारी बोस जैसे प्रमुख नेताओं से मिले। वहां उन्होंने जापानियों द्वारा युद्धबंदी बनाए गए भारतीयों से मिलकर इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। उन्होंने झांसी लक्ष्मीबाई के नाम से महिलाओं का एक रेजिमेंट स्थापित किया, जिनमें से कई नर्स थीं। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषित की। उन्होंने अपने सैनिकों को दिल्ली पहुंचने को लक्ष्य मानकर
युद्ध के लिए तैयार होने को कहा। सुभाष ने कहा, तुम मुझे अपना खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लोग अपनी जमीन जायदाद और गहनों का दान करके सेना के लिए निधि इकट्ठा करते गए, जिससे सुभाष का मनोबल यानी हौसला बढ़ता गया। सिंगापुर से सेना दिल्ली की ओर बढ़ती हुई 18 मार्च 1944 को इम्फाल तक आ पहुंची। जापान से सही समय पर सहायता न पहुंच पाना, अंग्रेज सैनिकों के तीव्र हमले और वातावरण की प्रतिकूलता के कारण सुभाष की सेना इंडियन नेशनल आर्मी को काफी क्षति पहुंची। 16 अगस्त 1945 को जब जापान ने ब्रिटिश और अमेरिकन सेना के आगे अपने घुटने टेक दिए यानी आत्मसमर्पण कर दिए, तो सुभाष की सेना को भी युद्ध बंद कर देना पड़ा। ब्रिटिश सेना से सुभाष के प्राणों की हानि होने की आशंका से उनके साथियों ने उन्हें देश छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाने को कहा। सुभाष ने सैनिकों का ढाढ़स बंधाया। उन्हें कहा कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। युद्ध इस जगह नहीं तो किसी दूसरी जगह से भी किया जा सकता है। वे 17 अगस्त को कर्नल हबीब उर रहमान के साथ एक जापानी हवाई जहाज में वहां से रवाना हुए, किंतु रास्ते में ही वह हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस के बारे में कोई ठोस खबर नहीं मिली। कुछ लोगों का कहना है कि सुभाष उस दुर्घटना में मर गए। कुछ कहते हैं कि किसी जगह पर वे सुरक्षित थे। इनमें से सच क्या है, ये आज भी विवाद का विषय है।